हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनफोल्डेड लाइन बाय लाइन विद क्वेश्चन। एनसीईआरटी की हर लाइन में से सवाल उठाए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। और जेनेटिक्स का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आज लेक्चर नंबर 6 आप देख रहे हैं। इससे पीछे के लेक्चर्स चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक लाइन को मैं पढ़ता जाऊंगा और आपके लिए उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि उस लाइन में से एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपको केवल क्वेश्चंस देखने हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके एंड वाले पोर्शन में देख सकते हैं। चलिए जी, हम बढ़ते हैं आगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरफ। प्रधानता का जो नियम है, क्या कहता है जी लॉ ऑफ डोमिनेंस? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, इस फैक्टर शब्द पे मेंडल ने फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, इन बातों को मेंडल ने खुद लॉ नहीं कहा था, ध्यान दीजिएगा। ये बात की बातें हैं कि इन बातों को हमने लॉ का दर्जा दिया। फैक्टर्स दे अकर इन पेयर्स इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स का जो जोड़ा है वो डिसिमिलर है तो वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात कर रहे हैं, सो कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो प्रधानता का नियम क्या कहता है जी? हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं। लक्षण यानी कैरेक्टर्स स्वतंत्र इकाइयों डिस्क्रीट यूनिट्स द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें गुण सूत्रीय कारक या फैक्टर्स कहा जाता है। तो हिंदी में फैक्टर्स को गुण सूत्रीय कारक के रूप में ट्रांसलेट किया गया। ये कारक जोड़े यानी पेयर्स में पाए जाते हैं। जब किसी लक्षण के लिए दोनों कारक असमान डिसिमिलर होते हैं तो उनमें से एक प्रधान होता है, एक डोमिनेंट होता है, और दूसरा अप्रधान या मंद यानी रिसेसिव होता है। ठीक है जी, तो इन पर्टिकुलर लाइंस को हमने समझा। लॉ ऑफ डोमिनेंस आगे कहता है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड, मतलब किस बात के लिए इस्तेमाल होता है, क्या समझने के लिए? It is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both the characters in F2। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस यह समझाता है कि एक लक्षणीय युग्म यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जेनरेशन में केवल एक अभिभावक यानी पेरेंट, एक अभिभावक का लक्षण पेरेंटल कैरेक्टर ही प्रकट होता है, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण पुनः प्रकट होते हैं। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हम जानते हैं, मान लीजिए आपने प्योर जो पेरेंटल लाइन ली थी, एक प्योर टॉल था, एक प्योर ड्वार्फ था, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो F1 जेनरेशन में जो हमें मिला दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर अदर द स्मॉल टी। तो यानी ये जो हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस जो है, ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट होगा, टॉल होगा। परंतु जब हम सेल्फिंग करके F2 जेनरेशन तक पहुंचेंगे तो भाई जब आप सेल्फिंग करके F2 जेनरेशन तक पहुंचेंगे तो आपको टॉल प्लांट भी मिलेंगे और आपको ड्वार्फ प्लांट भी मिलेंगे। ये जो कैपिटल टी ये भी टॉल, प्योर टॉल हो गया ना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है तो ये भी टॉल है। ये ड्वार्फ होगा, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी, तो हमें ड्वार्फ वाला भी मिल गया। तो F2 जेनरेशन में आपको फिर से पेरेंटल वाली चीज देखने को मिल गई। F1 में केवल एक ही पेरेंटल वाली चीज देखने को मिली थी, टॉल वाली। ठीक है जी। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड इन द F2। तो दिख रहा है जी, F2 में 3:1 रेशियो है फिनोटिपिकली। जीनोटिपिकली 1:2:1 हो जाएगा। यह नियम F2 पीढ़ी में प्राप्त 3:1 के अनुपात को भी स्पष्ट करता है, जहां 3 पौधे प्रधान लक्षण डोमिनेंट ट्रेट और एक पौधा मंद लक्षण यानी रिसेसिव ट्रेट दिखाता है। राइट?
उदाहरण, जब एक लंबा मटर का पौधा कैपिटल टी को एक बौने पौधे स्मॉल टी से मिलाया जाता है तो सभी F1 पौधे लंबे कैपिटल टी हेट्रोजाइगस होते हैं। F2 में अनुपात 3 लंबे और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये चीज हमें पता चली। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2। ये बात हो रही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे आ गए हम। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी विभाजन का नियम जो है, ये नियम ये बताता है कि किसी लक्षण के दो एलील्स आपस में मिलकर ब्लेंडिंग या मिश्रण नहीं करते हैं, बल्कि वे स्वतंत्र और शुद्ध प्योर रूप में बने रहते हैं। दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। चल, हालांकि F1 पीढ़ी में केवल प्रधान एलील डोमिनेंट एलील का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन F2 पीढ़ी में दोनों एलील प्रधान भी और मंद भी, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी अपने मूल रूप में पुनः प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि एलील्स गैमेट निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं, यानी वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। प्रत्येक जनक पेरेंट एक एक एलील संतान को देता है, वो हम जानते हैं गैमेट्स they are carrying alleles and when fertilization happens zygote is formed। तो दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके एलील्स अगली जनरेशन में आते हैं। गैमेट निर्माण के दौरान एलील्स का सेग्रीगेशन होता है। कोई भी एलील नष्ट नहीं हो रहा, कोई भी एलील मिश्रित नहीं हो रहा, अलग अलग रहते हैं। इसे गैमेट्स की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। 2, the parents contain 2 alleles during gamete formation। पेरेंट्स में किसी लक्षण को 2 एलील्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। द फैक्टर्स ऑफ द एलील के लिए फैक्टर शब्द यूज किया गया। द फैक्टर्स ऑफ द एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे गैमेट्स में ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स जो है वो आएंगे, राइट। सो इस प्रकार प्रत्येक गैमेट को उन दोनों में से केवल एक एलील प्राप्त होता है। किसी को कैपिटल टी मिला, किसी को स्मॉल टी मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ तो दोनों एक साथ आ गए। ऑफ कोर्स homozygous parent produces all gametes that are similar। अगर होमोजाइगस पेरेंट है तो जो भी वो गैमेट्स बना रहे हैं वो सभी एक जैसे हैं। लेकिन while a heterozygous parent produces 2 kinds of gametes each having one allele with equal proportion। अगर बात हुई हेट्रोजाइगस पेरेंट के लिए तो इसके गैमेट्स 2 प्रकार के हुए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है जी। सो निश्चित रूप से होमोजाइगस पेरेंट ऐसे सभी गैमेट्स बनाता है जो एक जैसे होते हैं, जबकि विषम जातीय जनक यानी हेट्रोजाइगस पेरेंट 2 प्रकार के गैमेट बनाता है, जिसमें से प्रत्येक में एक एक एलील समान अनुपात में इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है जी, इतनी सी बातें। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अ होमोजाइगस प्लांट प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल गैमीट्स। अगर प्लांट होमोजाइगस है तो क्या वो गैमीट्स जो बनाएगा वो एक जैसे होंगे? अ हेट्रोजाइगस प्लांट प्रोड्यूसेस गैमीट्स विद इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ बोथ द एलील्स। हेट्रोजाइगस प्लांट जो है वो एलील्स जो बनाएगा इक्वल प्रोपोर्शन में बनाएगा। अ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट प्रोड्यूसेस 75% कैपिटल टी गैमेट्स, 25% स्मॉल टी गैमेट्स। बताइए क्या तीनों बातें सही हैं या इसमें से एक ही बात सही है या 2 सही हैं? चलिए जी, द करेक्ट आंसर इज दैट ए इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट। ये वाली बात गलत है। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर वो हेट्रोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी तो उसके बनने वाले गैमेट्स 75% कैपिटल टी कंटेनिंग होंगे और 25% स्मॉल टी कंटेनिंग होंगे। ये बात
गलत है, ऐसा नहीं है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे। होमोजाइगस होगा अगर कैपिटल टी स्मॉल टी तो ऑल द गैमेट्स विल बी आइडेंटिकल। हेट्रोजाइगस होगा तो 50% में कैपिटल टी और 50% में स्मॉल टी। स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट, राइट। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। Which of the following explains the reappearance of the recessive phenotype in F2 generation? इनमें से कौन सी बात F2 जनरेशन में जो दोबारा से रीअपियर हो रहा है रिसेसिव फिनोटाइप उसे दर्शाती है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी हम आगे आने वाली बातों में पढ़ेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन and recombine during fertilization. So both parental traits reappear in F2 without any kind of blending. पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा, वहां पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे नोट्स स्टडी मटेरियल शेयर होते हैं। क्वेश्चन 3, when a tall pea plant was crossed with a dwarf. Okay, tall pea plant को क्रॉस करा dwarf के साथ। द प्रोजेनी वर हाफ टॉल एंड हाफ डॉफ। इसकी जो आगे प्रोजेनी आई है उसमें हमें टॉल वाले भी मिले हैं और उसमें हमें डॉफ वाले भी मिले हैं, ठीक है जी। द जीनोटाइप ऑफ द टॉल पेरेंट मस्ट बी। अगर एक टॉल प्लांट को क्रॉस किया गया है डॉफ के साथ, ठीक है, प्रोजेनी में उन्होंने कहा आधे टॉल और आधे डॉफ मिले हैं, प्रोजेनी में आधे टॉल और आधे डॉफ भी मिले हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि जिस टॉल के साथ क्रॉस किया गया था क्या वो ऐसा वाला टॉल रहा होगा या वो हेट्रोजाइगस टॉल होगा। द जीनोटाइप ऑफ द टॉल पेरेंट मस्ट बी व्हाट? इफ यू आर गेटिंग द डॉफ ऑल्सो देन ऑब्वियसली द जीनोटाइप वुड हैव बीन कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल का जीनोटाइप है उसे ड्वार्फ के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगली जनरेशन में आपको टॉल और ड्वार्फ दोनों मिल जाएंगे। आपको टेस्ट क्रॉस याद होगा ना कि जब हम ये जानना चाहते हैं कि फिनोटिपिकली दिखने वाला जो टॉल है एक्चुअल में होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, तो फिर हम रिसेसिव के साथ उसे क्रॉस। नंबर 5 assertion रीजन है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंश्योर्स दैट गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर अ ट्रेट। रीजन, each gamete receives only one of the two alleles of a gene pair. So both the statements are correct, right? And reason is explaining the assertion. Segregation of alleles ensure करता है कि gametes carry करें only one allele per gene, right? And that is going to maintain the purity of the gametes. Question number 6. A cross between two heterozygous tall, दो heterozygous tall, okay? Heterozygous. A cross between two heterozygous tall pea plants, it results in both tall and dwarf offspring. भाई अगली जनरेशन में टॉल भी मिलेगा और ड्वार्फ भी मिलेगा। Which law justifies this? ये किस लॉ से जस्टिफाई हुआ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या नन ऑफ दीज, राइट? द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। See, despite dominance, segregation during the gamete formation is going to allow recessive alleles to reappear, leading to the dwarf plants in the F2. Question 7. If a heterozygous tall plant, okay, heterozygous tall plant is self-crossed, चलो ऐसे मान लेते हैं, then what proportion of gametes carry the recessive allele? इनके जो गैमेट्स बनेंगे उसमें कितने प्रपोर्शन जो है हमें वो बताना है। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गैमेट्स इज गोइंग टू कैरी दी रिसेसिव एलील्स? इज इट दी 100%? इज इट द 75%? इज इट गोइंग टू बी 50 और इज इट गोइंग टू बी 25%? In a capital T small t, half the gametes will have capital T and half the gametes are going to have small t, यानी 50% are going to carry the recessive allele. Heterozygous हमने लिया है ना प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्स F1 फिनोटाइप। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे एक्सप्लेन कर रहा है F1 फिनोटाइप को? F1 में हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t है और इसका फिनोटाइप टॉल है, सो दैट मीन्स कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल t।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्स द F2 रेशो। F2 में हमें 3:1 फिनोटिपिक रेशो मिल रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वायोलेट्स द ब्लेंडिंग कंसेप्ट। क्या ये ब्लेंडिंग कंसेप्ट को वायलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्स द गैमेट प्योरिटी। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस गैमेट्स की प्योरिटी को एक्सप्लेन करता है? ओके जी। सो हमारी स्टेटमेंट कौन कौन सी सही दी गई आंसर में? स्टेटमेंट ए, इट इज करेक्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्स F1 फिनोटाइप। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्स द F2, बिल्कुल ठीक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वायलेटिंग ब्लेंडिंग कंसेप्ट, ये भी ठीक है। सो ए, बी एंड सी आर करेक्ट। हमें कहां पे मिल रहा है? जहां पे लिखा हो कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, ठीक है जी। और डी वाला करेक्ट नहीं है। गैमेट प्योरिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, not by the law of dominance. Question number 9. If genotype of parents is capital T into small t, what will be the ratio of genotypes and phenotypes in F1 and F2? F1 में जीनोटाइप्स का रेशो क्या रहेगा? अगर पेरेंट्स का जो आप जीनोटाइप ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप देख लीजिए F1 जेनरेशन में आपको क्या मिलने वाला है। कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करा, यू गोइंग टू गेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो F1 में 100% टॉल, और वो टॉल क्या ऐसे वाले होंगे? ओके, ये टॉल है, बिल्कुल सही बात है। और F2 में 3:1 टॉल और ड्वार्फ का रेशो, क्या आपको ये मिलेगा? क्या ये आंसर होगा? या फिर F1 में 3 टॉल 3:1 का रेशो टॉल और ड्वार्फ का, और F2 में 1:2:1 का रेशो मिलेगा। F1 में 100% टॉल है, F2 में 1:1 टॉल ड्वार्फ का रेशो है, F1 में 50% टॉल है और 50% ड्वार्फ है। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन करा। F1 के केस में 100% टॉल है और वो हेट्रोजाइगस है। F2 में हमें रेशो 3:1 का मिलता है, नीचे एक्सप्लेन भी करा है। क्वेश्चन नंबर 10. 2 प्लांट्स शो द सेम टॉल फिनोटाइप। दो ऐसे प्लांट्स हैं जो फिनोटिपिकली टॉल है, दिख रहे हैं आपको, बट ऑन टेस्ट क्रॉसिंग, जब हमने टेस्ट क्रॉस करा, एक प्लांट ऐसा है जो टॉल प्रोजेनी दे रहा है, राइट? दूसरा ऐसा है विच गिव्स हाफ टॉल एंड हाफ ड्वार्फ। तो अब टेस्ट क्रॉस वाली आपको बात पता है कि वो होमोजाइगस पेरेंट था या वो हेट्रोजाइगस था, उससे पता चल जाएगा। क्या बोथ आर होमोजाइगस टॉल? बोथ आर हेट्रोजाइगस? वन इज होमोजाइगस एंड द अदर इज हेट्रोजाइगस। इट इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन। ऑल टॉल प्रोजेनी, तो पेरेंट होगा कैपिटल टी। 1:1 टॉल ड्वार्फ रेशो, तो पेरेंट हेट्रोजाइगस रहा होगा। Hence, one tall plant is capital T and the other is capital T small t. सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। Heterozygous tall plants capital T small t produces gametes in equal proportion of capital T and small t. Okay. Law of segregation states that alleles separate during gamete formation so that each gamete receives only one allele. Both statements are true and the reason is explaining the assertion. Next question पे चलते हैं। Question number 14. A test cross is used to determine the genotype of a plant showing dominant phenotype. Homozygous recessive parent is crossed with the plant of unknown genotype to observe the progeny ratios. So assertion and reason are true and reason is explaining the assertion. Let's read again. Test cross is used to determine the genotype of a plant which is showing a dominant phenotype. अगर dominant phenotype है, टॉल है, पर आप उसका जीनोटाइप नहीं जानते हैं कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, तो हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, a homozygous recessive parent is crossed with the plant of unknown genotype to observe the progeny ratios. Simple test cross बताया गया। Test cross allows us to distinguish capital T from capital T small t by observing whether any recessive offspring appears or वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है जी। So with that we end up with this session। और सभी क्वेश्चंस के लिए आप PDF अगर चाहते हैं पूरे सेशन का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।